गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जूलॉजी का सेकेंड चैप्टर 22 ये स्टार्ट करेंगे, मानव का पाचन तंत्र। लेकिन आप सोचे होंगे कि जो इससे पहले एक चैप्टर था उसमें त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था। कौन सा? त्वचा की ग्रंथियाँ। तो त्वचा की जो ग्रंथियाँ हैं वो आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, उसमें उतना विशेष नहीं है। जैसे स्तन ग्रंथियाँ हो गई, पसीने की ग्रंथि हो गई, कान की सिरुमिनस ग्रंथि हो गई, तो सामान्य सी ग्रंथियाँ हैं, आप उनको सेल्फ पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे त्वचा के कार्य, तो त्वचा के कार्य काफ़ी सारे दे रखे हैं, लेकिन इसमें एक नाम दे रखा है, त्वचा को हार्फन मौला अंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। अंगों का मतलब शरीर को ढकता है, शरीर को आकर्षण देता है, शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण भी करता है, जैसे उत्सर्जन का कार्य भी करता है, अवशोषण का कार्य भी करता है, जितने सारे शरीर को सुंदरता का गुण भी प्रदान करता है। तो कहने का शरीर के जितने भी जो कार्य होते हैं वो त्वचा के द्वारा किए जा सकते हैं, इसलिए त्वचा को हार्फन मौला अंग कहा जाता है। वो कॉमन से आप सेल पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो चैप्टर अपने स्टार्ट होते हैं 22 से लेके और आगे तक के चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पाचन तंत्र में पाचन की परिभाषा से। तो पाचन कहते किसे हैं? पाचन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जटिल जो कार्बनिक अणु होते हैं, अणुओं का सरल अणुओं में बदलना। जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। क्या कहलाता है? पाचन। तो कह सकते हैं पाचन वह जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की उपस्थिति में सरल अणुओं में बदल जाते हैं, पाचन कहलाता है। अब इसमें जैसे मैं बात करूं जटिल अणु का मतलब, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे वसा, ये सारे कौन से होते हैं? जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। सरल का मतलब ग्लूकोज, वसा से वसीय अम्ल और प्रोटीन से अमीनो अम्ल, इन सब का बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। फिर आती है तंत्र की परिभाषा। तंत्र कैसे कहते हैं? तो तंत्र का मतलब ये होता है कि जब पाचन की क्रिया एक से अधिक अंगों में पूर्ण होती हो तो इन अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? तंत्र। तो चूंकि ये तंत्र किसमें भाग ले रहा है? पाचन में, इसलिए नाम क्या हो गया? पाचन तंत्र। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मानव के पाचन तंत्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 आहार नाल की संरचना, अध्ययन की दृष्टि से हमने मानव के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नाल की संरचना और दूसरा होता है पाचन की कायरता, मतलब पाचन की क्रिया कैसे होती है, कैसे पचते हैं भोजन का, पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आहार नाल की संरचना। ध्यान रखना, एग्जाम में राजस्थान बोर्ड में क्या होता है, आरपीएससी में डायग्राम तो पूछेगा आहार नाल की संरचना का और वर्णन पूछेगा पाचन की क्रियाविधि का, मतलब भोजन का पाचन कैसे होता है, उसमें से कोई एक टॉपिक पूछेगा। ऐसा नहीं होता कि आहार नाल का चित्र बनाया आपने और उसी का वर्णन कर दिया, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। डायग्राम तो लिया आहार नाल का और थ्योरी पूछी है पाचन की क्रियाविधि कैसे होती है, पाचन होता कैसे, उसमें से कोई भी एक स्टेप लेके पूछ लेता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल की संरचना का। तो आहार नाल की संरचना का अध्ययन जो करते हैं तो निम्न भाग होते हैं। कौन सा? सबसे पहला एक तो मैं आपको कुछ पॉइंट है वो बता देता हूँ। जैसे आहार नाल का
प्रारंभिक भाग ये तो होता है मुख, और अंतिम भाग जो होता है ना आहार नाल का, ये होती है गुदा। प्रारंभिक भाग तो गया, पहला भाग तो हो गया, मुख से प्रारंभ होता है, गुदा गुदा की क्या होता है, समाप्त होता है। एक आहार नाल की जो लंबाई होती है, आहार नाल की लंबाई जीवित अवस्था में वो होती है 4.5 मीटर होती है, और मरने के पश्चात इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 मीटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद इसके जो विभिन्न भाग संकुचित और शिथिल अवस्था में रहते हैं, संकुचित होते रहते हैं, वो पूर्णतः कैसे होते हैं, शिथिल हो जाते हैं। शिथिल होने से उसकी लंबाई और क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहला जो भाग होता है आहार नाल का, आहार नाल का सबसे पहला भाग है वो है मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा, तो मैंने अभी बताया था मुख आहार नाल का प्रथम भाग होता है जो दो गतिशील कोष्ठों से घिरा हुआ रहता है। ऐसे ही आपको लिखना भी है, ठीक है ना। तो मुख जो होता है वो आहार नाल का प्रथम भाग होता है जो गतिशील लिप्स से क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है ना। मुख किसमें खुलेगा, मुख गुहा में खुलता है। मुख किसमें खुलेगा, मुख गुहा में। तो क्या लिखेंगे, मुख गुहा में निम्न भाग पाए जाते हैं। मुख गुहा के भी निम्न भाग होते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तालु। दो तालु होते हैं, एक तो ऊपर वाला होता है कैसा, कठोर तालु, और नीचे वाला जो तालु होता है वो कैसा होता है, कोमल तालु होता है। कोमल तालु पर क्या लगी होती है, जीवा लगी होती है। अब मानव की जीवा जो होती है ना, कोमल तालु के पीछे की तरफ क्या होती है, जुड़ी होती है। जबकि सांप में देखेंगे, मेंढक में देखेंगे, इनकी आगे जुड़ी होती है और पीछे स्वतंत्र होती है। जबकि अपनी क्या होगी, आगे से फ्री होती है और पीछे से अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। कार्य क्या होता है जीवा का, किसी का भी टेस्ट पता करने में होता है, ठीक है ना। इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा मीठा नमकीन जो भी है, प्लस भोजन को चबाने में भी सहायता करता है। आप कहेंगे भोजन को चबाने में कैसे सहायता करता है, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे कहते हैं ना कि जब दांत भोजन को पीसते हैं तो खाना क्या होता है, दांतों के दोनों तरफ निकल जाता है, तो वापस से उन पिसे हुए खाने को दांतों के बीच में लाने का काम कौन करता है, जीवा करता है। नंबर 2 पे आता है दंत, टीथ। तो देखिए, मानव के जो दांत होते हैं उनकी 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो पहली विशेषता होती है कि सब ये कैसे होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का मतलब डाइफायोडोंट। द्विबार दंती का मतलब मानव के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। कौन कौन से, एक तो आते हैं मिल्की टीथ, मीन्स दूध के दांत, और एक आते हैं परमानेंट टीथ, मतलब स्थायी दांत। तो 2 बार दांत आने के कारण इसको कैसा कहते हैं, हम द्विबार दंती कहते हैं। उसके बाद दूसरी विशेषता होती है कि इसके दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब होते हैं कि इसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसी 4 प्रकार के आधार पे हमने क्या किया है, दांत का फॉर्मूला दिया है। इसको कहते हैं दंत सूत्र। क्या होता है, कौन कौन से टीथ होते हैं, एक तो होता है आई, इंसीजर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर और एक होता है मोलर। ये होते हैं।
अंग्रेजी में याद करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि अपने क्या लिखना है, दंत सूत्र भी याद करना है। तो 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर या इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 21 23 21 23 2 1 2 3, और यही नीचे लिख लीजिए क्या 21 23, मतलब जितने ऊपर होते हैं उतने ही क्या होते हैं नीचे, और इनका गुणा कर दीजिए किससे, 2 से। तो देखिए 3 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16, ऐसे ही 8 दूनी 16, तो 16 तो हो गए ऊपर और 16 हो गए नीचे, तो टोटल कितने टीथ हो गए, 32 टीथ हो गए। तो ये क्या हो गया, दंत सूत्र हो गया। ये आपको याद रखना है, ये तो मैंने आपको बताया है कि मानव के दांतों की क्या विशेषता होती है। एक तो होती है द्विबार दंती होते हैं, और एक कैसे होते हैं, दूसरे कैसे हो जाएंगे, विषम दंती। तो विषम दंती का मतलब हो गया कि इनमें 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनका गुणा करते हैं 2 से, क्योंकि डबल होते हैं। तो ऊपर कितना है 16, नीचे कितना है 16, कितने हो गए 32 टीथ हो गए, ठीक है ना। तो ये विशेषता होती है दांतों की। अब आ जाइए दांत की संरचना। तो ये इसमें अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप इसको याद कर रहे हैं। अब आ जाइए दांत की संरचना। कौन सी है, देखिए ये इस तरह की दांत की संरचना होती है। और यहाँ पे ये होते हैं मसूड़े। क्या होते हैं, मसूड़े। ठीक है ना। और ये तो हो गए क्या, मसूड़े। इसको गम कहते हैं। और यहाँ पर होती है अस्थि। जबड़े की क्या होती है, अस्थि के अंदर होती है। ये होता है सबसे बाहर का चमकीला भाग होता है डेंटिन, सॉरी इनेमल, जो चमकीला, और शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। मजबूत होता है इनेमल, जिससे दांत में चमक आती है। और इसी के नीचे होते हैं डेंटिन। डेंटिन्स, ये भी मजबूत होता है, इसी से बना होता है। और ये होती है पल्प कैविटी, पल्प गुहा। और इसी के अंदर क्या होते हैं, तंत्रिकाएं वगैरह, रक्तकेशिकाएं वगैरह, ये इसमें क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है ना। ये हो गई जड़, दांत की जड़। तो ये तो हो गया, ये जो बाहर निकला हुआ होता है इसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं इसको, क्राउन। और ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं
नेक, ग्रीवा, गर्दन, और इसको बोलते हैं जड़ या रूट। और इसी में से क्या प्रवेश करते हैं? एवं तंत्रिका कोशिका एवं रक्त केशिका प्रवेश करती है। तो ये क्या होता है? दांतों की संरचना का मैंने आपको बता दिया। तो अपने कह सकते हैं एक दंत के 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक, रूट। क्राउन का सबसे बाहर चमकीला भाग होता है, उसे कहते हैं इनामेल कहते हैं, जो शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। उसके बाद उसके नीचे वाला भाग डेंटिन कहलाता है, और उसके नीचे क्या होता है? जड़ होती है, ठीक है ना। और ये सारा भाग इसमें मसूड़े और अस्थि में क्या होता है? धंसा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आप अगर देखें तो केवल डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में तो और कोई विशेष इसमें कुछ है नहीं इसमें इतना, ठीक है ना। तो जनरली मैंने आपको बता दिया 3 चीज़ें हो गई इसमें। कौन कौन सी? एक तो हो गया कौन सा इसमें तालु, ऊपर वाला कठोर, नीचे वाला मुलायम। नंबर 2 पे जीवा, नंबर 3 पे दांत, जिसकी विशेषता द्विबार दंती, विषम दंती, और उसकी संरचना बता दें, ठीक है। अब आ जाइए कौन सा नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 2 ग्रसनी, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स तो देखो, फेरिंग्स जो भाग होता है ना, वो एक कॉमन होता है श्वास नली के लिए भी, श्वसन तंत्र के लिए भी, और भोजन के लिए भी, पाचन तंत्र के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन नलिका होती है। तो कॉमन होती है तो यहाँ पे क्या होता है? 2 रास्ते निकलते हैं। तो इस 2 रास्ते निकलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं? ग्रसनी भाग में 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र जो होता है उसे कहते हैं ग्लॉटिस, और एक कहते हैं गलेट। ग्लॉटिस भाग जो होता है ये तो खुलता है किसमें? श्वास नलिका में। और गलेट वाला भाग खुलता है फूड पाइप में, भोजन की नलिका में। तो ग्रसनी एक छोटी नलिकाकार संरचना होती है जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र की एक कॉमन नलिका होती है, जो श्वसन में भाग लेती है और पाचन में भी भाग लेती है, भोजन के पाचन तंत्र में भाग लेती है। अब कहते हैं कि इस भाग में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक छिद्र कहते हैं ग्लॉटिस और एक कहते हैं गलेट, निगल द्वार। इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में? हाँ, निगल द्वार, और इसको बोलते हैं घाटी द्वार। घाटी द्वार। तो ग्लॉटिस जो होता है वो तो खुलता है किसमें? श्वास नली में, और गलेट जो खुलता है फूड पाइप में, भोजन की नलिका में खुलता है। अब ये जो ग्लॉटिस होता है ये क्या करता है? मांसपेशियों से बना हुआ एक ढक्कन होता है, उससे ढका हुआ रहता है, जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि भोजन को निगलते समय इस ढक्कन को, इस छिद्र को ढक लेते हैं। किसके द्वारा? एपिग्लॉटिस के द्वारा। तो ये हो गया, ग्रसनी हो गई। उसके बाद में आता है नंबर 3 पे ग्रासना, जिसको बोलते हैं इसोफेगस। तो देखो, इसोफेगस में कोई विशेष बात नहीं होती, एक लंबी सी नलिका होती है जिसके अंदर की तरफ क्या होती है? कह सकते हैं कोलेजन तंतु भी होते हैं, मांसपेशियाँ भी होती हैं, और श्लेष्मा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसका कोई रोल नहीं होता, ये भोजन को लगातार आदि की ओर, आमाशय की ओर धकेल देता है। तो क्या देखेंगे? एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जिसकी आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा आदि पाया था, जो भोजन को
कहाँ से कहाँ, ग्रसनी से ग्रासनाल में भेजने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आमाशय के बारे में बताऊँगा। ओके।